नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 11 की। ठीक है ना। पॉलिटिकल की पाठ्य पुस्तक है, राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक, तो चलिए इसको हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं, और जो फैक्ट आएंगे परीक्षा की दृष्टि से उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। एक चिट्ठी आपके नाम, एक चिट्ठी आपके नाम। प्यारे विद्यार्थी, एक किताब के शीर्षक को देखकर शायद आपके मन में सवाल उठे कि भारत के संविधान के बारे में दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है। क्या पिछली कक्षा मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी? आप ठीक कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में भारतीय शासन व्यवस्था की बुनियादी बनावट और थोड़ा बहुत भारत के संविधान के बारे में पढ़ा था, लेकिन किताब उससे आगे की कहानी कहती है, जितनी आप पिछली कक्षा में सुन सके हैं। आपने जब राजनीति शास्त्र को अपना विषय चुना और अब आप इसे अगले 2 सालों तक पढ़ेंगे। राजनीति शास्त्र में 2-4 होने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हम इसे अपने देश की राजनीति के माध्यम से जानें। भारत के संविधान ने अपने लिए जो रास्ते अपनाए हैं उन्हें जानना भारतीय संविधान को समझने की पहली सीढ़ी है। इसी तरह भारतीय राजनीति को जानकर हम दूसरे देशों की राजनीति को भी जान सकते हैं। हमें उम्मीद है कि संस्थागत ढांचे और इसके इर्द गिर्द मौजूद सत्ता की राजनीति के संगठन, राजनीति के अध्ययन से आपको राजनीति के नियमों, सिद्धांतों की जानकारी हो सकेगी। इसी कारण यह किताब आपको बताती है कि हमारा संविधान किस तरह अपना कामकाज करता है, हमारी राजनीति को एक आकार देता है। इस किताब में आपको संविधान में वर्णित कानूनी प्रावधानों या तकनीकी ब्यौरों के दर्शन नहीं होंगे। दरअसल किताब यह कहती है कि किस तरह वास्तविक राजनीति के जमा जोड़ से संस्थाएं शक्ल अख्तियार करती है। नए ढंग की इस पाठ्यपुस्तक को लिखने की प्रेरणा हमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से मिली। पाठचर्या में कहा गया कि पढ़ाई लिखाई में दोहराने अथवा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह सामाजिक आर्थिक और अवधारणागत समझ को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस किताब की प्रस्तावना स्वयं एनसीईआरटी के निर्देशक की कमल से लिखी गई है। इसमें नई पाठचर्या की सोच और दर्शन को स्पष्ट किया गया है। राजनीति शास्त्र का नया पाठ्यक्रम इस बात को मानता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों और उनके कामकाजों के बारे में विद्यार्थी को समझ को बढ़ाने की जरूरत है। इस कारण इस किताब में संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के बजाय संविधान के बुनियादी तर्क और वास्तविक जीवन इसकी परिणतियों पर जोर दिया गया है। यह किताब आपको परिचय संविधान की धारणा से कराएगी, संविधान के बनने, उसके कामकाज की कथा सुनाएगी। यह तो सुनिश्चित ही है कि हम इस किताब में संविधान के विभिन्न मुख्य प्रावधानों की चर्चा करेंगे, लेकिन हमने 3 और विशेषताएं जोड़ी है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि संविधान में एक खास व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया है, किसी और को क्यों नहीं। पाठ्यपुस्तक में आपकी इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी, इस किताब के सहारे आप समझ सकेंगे कि वास्तविक राजनीति के साथ चलकर संस्थाओं का विकास होता है। इसी कारण इस किताब की दौड़ सन 1950 पर आकर नहीं रुकती। पुस्तक के अध्याय पिछले 50 या उससे ज़्यादा सालों के राजनीतिक इतिहास के उदाहरणों से आपकी मुठभेड़ करवाती है। हमें उम्मीद है कि इस किताब को पढ़कर आपको भारतीय राजनीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का चस्का लग जाएगा, और यह किताब आपको भारतीय राजनीति पर केंद्रित अगले साल की पुस्तक के लिए तैयार करेगी। तीसरी बात, इस पुस्तक के सहारे आप भारत और उसके संविधान की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर सकेंगे, जिनके सवाल और सरोकार तो मिलते जुलते हैं, लेकिन जवाब अलग अलग है। इसलिए जहाँ संभव हो वहाँ यह पुस्तक आपको बताती है कि दुनिया में दूसरी जगहों पर क्या हुआ। हमें आशा है कि आपको एक संस्था की दूसरी संस्थाओं और सामाजिक स्थितियों से तुलना करने की आदत लग जाएगी। पढ़ने में यह विषय आपको दिलचस्प लगे, इसके लिए हमने किताब में कुछ और खूबियाँ जोड़ी है। हर अध्याय में संविधान वर्णित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। इससे आपको संविधान की भाषा और शब्द योजना का सही परिचय मिल जाएगा। हर अध्याय में आपको कुछ उदाहरण नजर आएंगे। इनमें से अधिकांश उदाहरण संविधान सभा की बहसों के हैं। इसका एक उद्देश्य तो राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि की अपनी इस विरासत से आपको रूबरू कराता है, और दूसरा इस घटनाक्रम को आपके सामने रखना है जो संविधान निर्माण के समय पेश
आया। अनेक अध्यायों में कार्टून दिए गए हैं। इन कार्टूनों का उद्देश्य महज हंसना गुदगुदाना नहीं है। ये कार्टून आपको किसी बात की आलोचना, कमजोरी और संभावित असफलता के बारे में बताते हैं। हमें आशा है कि इन कार्टूनों का मजा लेने के साथ साथ आप इनके आकार पर, राजनीति के बारे में सोचेंगे और बहस करेंगे। इसके अतिरिक्त किताब में जगह जगह पन्ने के हाशिए पर आपको 2 चरित्र नजर आएंगे। कार्टूनिस्ट इरफान ने इन्हें बड़े जतन से आपके लिए उकेरा है, ताकि आप इन दोनों चरित्रों से अपने को जोड़ सकें। ये दोनों चरित्र ठीक आप जैसे हैं, सवाली, बातूनी और कुछ कुछ शरारती। कभी कभी तो ये चरित्र पुस्तक के लेखकों से कहीं ज़्यादा साहस दिखाते हैं। सही बात है, ये बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं और ऐसी बातें कह जाते हैं कि उस पर कुछ देर रुककर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन चरित्रों के नाम उन्नी और मुन्नी। उस किताब को लिखने के क्रम में हमें भी ये चरित्र प्यारे लगने लगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये किरदार प्यारे लगेंगे। शायद इनसे प्रेरणा लेकर आप अपने शिक्षकों से ज़्यादा सवाल पूछने लगेंगे और कुछ हमारे पास भी भेजें। हर अध्याय के अंत में प्रश्नावली के नाम से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से प्रेरित, उत्साहित होकर और कुछ युवा साथियों की मदद से हमने प्रश्नावली के रूप में कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की है। परिषद के निदेशक को उम्मीद है कि इस तरह की किताबों से मूल्यांकन की पद्धति में सुधारों को भी बल मिलेगा। इस तरह के प्रश्न और पहेलियाँ आपके अंदर छुपी संभावना को उजागर करने का काम करेंगे। हमारी उम्मीद है कि आपको अधिकतर सवाल रुचिकर लगेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी हरदम परीक्षा ली जा रही है। आप चिट्ठी या ईमेल लिखकर जरूर बताएं कि हमारी यह उम्मीद कहाँ तक पूरी हुई। इस पुस्तक को एक टीम ने मिलकर 6 महीने के कड़े परिश्रम से पूरी की है। इस टोली में स्कूल और कॉलेज के अध्यापक, शिक्षाविद, राजनीति शास्त्री, कलाकर्मी शामिल थे। कला के कर्मी। इस पृष्ठ को पलटते ही आपका परिचय इन टोली के सदस्यों से होगा। शायद आप भी पसंद करेंगे कि टोली के सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने अलग तरीके की किताब लिखने में अपनी ऊर्जा लगाई। इस पूरे प्रयास में परिषद के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने हमारी मदद भी की और मार्गदर्शन भी। इसी प्रकार हमें प्रोफेसर हरि वासुदेवन, प्रोफेसर गोपाल गुरु, प्रोफेसर मृणाल मेरी, प्रोफेसर GP देशपांडे, राष्ट्रीय निगरानी समिति के सदस्यों में भरपूर मदद तथा बहुमूल्य सुझाव मिले। बड़ी संख्या में लोगों ने पूरी उदारता से इस पुस्तक को रचने में अपना समय लगाया। प्रोफेसर राजीव भार्गव, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, प्रोफेसर संदीप शास्त्री, डॉक्टर संजीव मुखर्जी, डॉक्टर संजय लोढ़ा, डॉक्टर पुष्कर राज, डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, चैत्रा रेडकर जैसे विद्वजनों ने पुस्तक अध्याय लिखने में मदद की। पंकज पुष्कर, मनीष जैन, एलेक्स जॉर्ज और M मनीषा ने पूरी टोली के आधार का कार्य किया। उन्होंने पुस्तक के लिए शोध करके पुस्तक का प्रारूप बनाने में रात दिन एक किया और पुस्तक की अन्य सामग्री तैयार की। समाज विज्ञान की शिक्षा के प्रति उनकी अंतर्दृष्टि और गुणवत्ता के प्रति आग्रह ने पुस्तक को एक अलग स्तर प्रदान किया। मनीष जैन सवालों में नवाचार और गुणवत्ता के अपने, ये उन्नी है और ये मुन्नी है, गुणवत्ता के अपने सरकार पर आखिरी दम तक खड़े रहे। गुणवत्ता के अपने आखिरी दम तक खड़े रहे। पंकज पुष्कर ने पिछले 6 महीनों में इस किताब को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत की। विकासशील समाज अध्ययन पीठ की डॉक्टर श्रीरंजनी और डॉक्टर संजीर आलम ने हर जरूरत के वक्त पर भरपूर मदद की। मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता अमित आहूजा ने इन देशों से तुलनात्मक उदाहरण उपलब्ध कराए। हमें विश्वास है कि आपको श्वेता राव द्वारा तैयार हुआ यह डिजाइन पसंद आएगा। पुस्तक के हिंदी संस्करण की सज्जा योगेश कुमार समदर्शी ने बड़े जतन से की है। इरफान ने आपके लिए उन्नी मुन्नी नाम के चरित्र गढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको इनमें अपनी ही तस्वीर नजर आएगी। मूलतः अंग्रेजी में तैयार की गई इस पुस्तक को हिंदी में लाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री विकसित करने की जिम्मेदारी को हम पूरी संजीदगी से निभाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि हिंदी की पुस्तक में भाषा का बहाव और गुणवत्ता का स्तर वही हो जो किसी मूल पुस्तक में होता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अधिकतर पाठों का पहला अनुवाद अनिल कुमार वर्मा ने किया
वाक्यों की बनावट सुधारने में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अभय कुमार दुबे ने मार्गदर्शन किया। हिंदी संस्करण को मूलतः मूल पुस्तक से पंक्ति दर पंक्ति मिलाने और भाषा में रवानगी लाने का श्रम साध्य कार्य चंदन कुमार श्रीवास्तव ने किया। पंकज पुष्कर इस पूरी प्रक्रिया में एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का काम करते रहे। असल में यह राजनीति विज्ञान की पढ़ाई को अधिक जीवंत, प्रासंगिक और आपके लिए रुचिकर बनाने का एक सामूहिक प्रयास है। हमको इसके लिए विकासशील समाज अध्ययन पीठ के लोकगीत कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करना है। वस्तुतः इस कार्य के लिए लोक नीति अपना पूरा सहयोग दिया। लोक नीति के निदेशक प्रोफेसर पीटर डिसूजा और संजय कुमार विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आपने हाल में एक बड़ी परीक्षा पास की है, अब हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि आप हमारी परीक्षा लें और बताएं कि यह किताब पास हुई है या फेल। हम अपनी परीक्षा फल का बेताबी से इंतजार करेंगे। आपकी टिप्पणियाँ, आलोचना और सुझावों से ही हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। सही है, आपके सुझावों के बल पर हम अगला प्रयास बेहतर करेंगे। सुहास पट्टी सीकर, योगेंद्र यादव, मुख्य सलाहकार। इसके बाद में है आभार। और ये भारत का संविधान और उद्देशिका है। भारत का संविधान और उद्देशिका। अब ये पाठ है, एक चिट्ठी आपके नाम। संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान का राजनीतिक दर्शन। जब इसमें पढ़ को एक तो ये पढ़ना है, एक ये है ना। और भारतीय संविधान में अधिकार, संविधान क्यों और कैसे, इसको पढ़ते हैं। ये भारत का संविधान भाग 4 के मूल कर्तव्य है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेते हैं। भाग 4 के संविधान के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के। भाग 4 के संबंधित है अनुच्छेद 51 के नागरिकों के मूल कर्तव्य से। यहाँ पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 के में। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का यह महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या शिक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 द्वारा 3/1/1977 से अंत स्थापित। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। या फिर 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। डेट है 3/1/1977। फिर भाई साहब ये तो हो गया कौन सा 42वां, और 86वां संशोधन कब हुआ? 1/4/2010। दो कहाँ हैं हम? दो ये है। यदि माता पिता या शिक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा 1/4/2010 से स्थापित। ठीक। 86वां संशोधन कब हुआ था? 42वां 76 और 86वां 2002। ठीक, आगे चलते हैं ना। संविधान क्यों और कैसे अध्याय चल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पहले इसको ना। ये क्वेश्चन आया था भाई कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह आया था कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। आई बात समझ में? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये क्वेश्चन आया था। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण विधि। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक प्रणालियों की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों की सूची, अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक प्रलोभनों की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका का संविधान। कनाडा का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है ना। कनाडा का संविधान से लिया गया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकार सूची, नई प्रमुख शक्तियों की विनय और स्वतंत्रता। अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। क्वेश्चन ये आएगा, बताइए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक प्रबंधन की शक्ति और न्यायपालिका। पढ़ लें क्या है वो पहले पार्ट को। दूसरा पार्ट आ रहा है भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकारों का घोषणा पत्र है। चलिए तो अध्याय पहला को शुरू करते हैं। फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं, उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है।
इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है? और भारत का संविधान कैसे बनाया गया? ठीक है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है? इसके क्या कार्य हैं? इसके कार्य क्या हैं? समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है? हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समय की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समय के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न योग्यता है, अलग अलग शौक है और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी। संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। इनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान है। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है? माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? इस समय को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए? क्या इस समय को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? नहीं। क्वेश्चन शानदार है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? इस समय को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए? क्या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराएं, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। हाँ, यही तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे ही समूह हैं? यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। लेकिन इस समय के लोग एक साथ रह सकते हैं, है ना, यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं।
इस समय को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। उसे मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सही है भाई, समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहना जरूरी है। खुद करें, खुद सीखें। पुस्तक इस बात में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो? कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है? क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता? यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इससे और बातें, कक्षा के लिए पिकनिक और यात्रा के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि जो भी जोड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। इनमें भी बात है जो कि जिन पर पहले मतभेद रहा हो। क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता? यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें, कक्षा के लिए पिकनिक और यात्रा के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि इसमें वे बातें भी हो जिन पर पहले मतभेद रहा हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए? इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था? उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? क्या इस प्रक्रिया से पूरी कक्षा को कुछ लाभ हुआ? लाभ हुआ होगा, ऐसे थोड़ी है। सबकी सहमति से सोच विचार करके डिस्कस करके जो डिसीजन लिया जाता है तो सभी के हित में होता है। अब है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह है निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। संविधान ही वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? इस प्रश्न को उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, केवल एक पार्टी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों की सहमति होना चाहिए?
लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार, ठीक, क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए? ये सही है। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार, प्राचीन यूनान की पद्धति भाई ये सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वोत्तम सरकार बनाती है। संविधान। अगर क्वेश्चन आ गया तथ्यात्मक तो भाई साहब वो शानदार क्वेश्चन होगा। बताइए सर्वोत्तम सरकार बनाने का अधिकार किसके पास में है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या संविधान? आई बात समझ में? संविधान। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। यूरोप का संविधान। कार्टून भुजें। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता से कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। या दोबारा देखते हैं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। कार्टून। यूरोप का संविधान। यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की। उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उन प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? आगे चलते हैं। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कानूनों पर कुछ सीमा लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है।
सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण से गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अच्छा। ओए, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं, फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। ये भी बात सही है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त यहाँ पर अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके, जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। चार दिसंबर 1949
संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा, जहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम नहीं है। वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायी सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करें। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में किया जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है? क्या करते हैं? नीति निर्देशक तत्व। आकांक्षाएं, आकांक्षाएं मतलब कि इच्छाएं। ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है? यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सके, ये भी बात सही है। देखभाल करेगी। अब है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा। शासितों में कौन कौन से लोग होंगे? शासितों में यानी कि शासन करने वालों में। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीति पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम,
अब शायद यह संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नीति नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान स्वीकार किए गए हैं। अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों में आपस में मिला लेते हैं। ये बताइए राष्ट्र कैसे बनते हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों में आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न देशों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। बगदाद, शिया, सुन्नी, कुर्द, कार्टून। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। बगदाद, शिया, मेरे पास कागज है, संविधान में लिखूंगा। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जाति समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं? इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। क्या पहुँचे, क्या समझें? संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। कार्टून बूझें। भारतीय संविधान कैसे बना? संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा के काम काज की शैली। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। संस्थागत व्यवस्थाएं। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ये पाठ हो गया अपना पूरा में। अब जाके खत्म है। कहाँ पहुँचे क्या समझें? कहाँ पहुँचे क्या समझें? कहाँ पहुँचे क्या समझें?
नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। कहाँ पहुँचें और क्या समझें। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति या सीमा। सरकार की शक्ति या सीमा। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। ये सही है, ये भी सही है। नियुक्ति करने की शक्ति है, हाँ है। फिर है, सही बात है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या नहीं करने की आज्ञा नहीं दे सकती। हाँ सही है। अब आगे चलते हैं। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम तीन और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? ठीक। संविधान कितना प्रभावी है? क्या संविधान न्यायपूर्ण है? अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है। उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। पहला तो है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। अच्छा, यानी कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यदि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ठीक,
इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान का पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसे वे सभी लोग अपनाए जा रहे हैं। संविधान के पक्ष में विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके लोगों को जब पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज़ पर ही होता है। ठीक है, ये चल रहा था अपना। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों या उत्पीड़ित करने की अनुमति दी गई हो, यहाँ से दोबारा से लेते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति को और मजबूत करता है, उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं: 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीतिक पुनर्संरचना
पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीति आंदोलन चल रहा था। इसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतंत्र सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अतः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इससे सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया 2008 में। अतः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। मानने का है ना, बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देगा, तो एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होनी चाहिए। ये कह रहा है, तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें वैधकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों को राष्ट्रों को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे। जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना
और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मैन है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला है, क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ व्यक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? कार्टून बूझे। कार्टून बनाने वाले ने नए ईरा की संविधान को ताश के पत्तों का मेल क्यों कहा है? क्या यह वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होगा? भारतीय संविधान कैसे बना? आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। 9 दिसंबर फिर 14 अगस्त 1935 अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। एक सीट यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 सदस्य चुने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 तथा देशी रियासतों से 93। आई बात समझ में? 292 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को यानी कि 3 से 8 कम, और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संपूर्ण मत पद्धति का प्रयोग किया।
प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया गया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है? अधिक जानकारी के लिए देखें parliamentofIndia.nic। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सही बात है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ठीक, ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं। इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देती है। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के बाद यार गजब यार। 25 नवंबर 1949 की बात है। जब कथन से ही पता चलता है कि कथन कहने वाला कितना विद्वान होगा। और नई स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। शानदार, एकदम बढ़िया। क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि बताइए फ्रांस से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, या फिर अपनी जो संविधान की उद्देशिका है उसमें क्रमबद्ध है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है, इनका क्रम है। स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता, क्रम पूछ लिया था इनका। सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है फैक्ट ही हो इनको एक साथ। और अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत घुमा के, सोच पे आधारित। ठीक, उनको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। संविधान सभा का स्वरूप। जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे।
संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार संविधान के बाद के वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। यानी कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, एक कम 3 से। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299। पहले कितनी थी? पहले थी ये देख बात बताऊँ तो 292 और 93। जब 3 और 2 5 है ना, 9 9 18 18 18 को 8 और 2 385। सही है। तो 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 284 284 299 26 नवंबर उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। 299 से 284। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुए अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, ठीक, पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। एससी से 28। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस में विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई है? क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई मुन्नी का। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी भी हों
वही यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास होगा। वह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद अवश्य नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस सभा की लोकप्रियता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है भाई, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से एक है। ये वैसे भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से हैं। कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। कितनी कमेटियां थी? 8 थी। आई बात समझ में? ये नहीं है कि एक ही, ये संविधान सभा है ना, इसकी 8 कमेटियां थी, उनका अलग अलग काम था। ठीक। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। अच्छा, कांग्रेस और गांधी के, ठीक। और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। ये सही है। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया 2 वर्ष और 11 महीने।
फैक्ट है लेकिन ये हिंदी में दे रखा है। देख, 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम आदमियों के लिए खुले हुए थे। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति नहीं होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरफ से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था 1946 में मिलता है। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। सही है, सीखना भी चाहिए। आई बात समझ में? जो पहले संविधान बनाया था ना अलग अलग देशों ने, तो उनसे उनका अध्ययन किया, उन पर रिसर्च करी, तब जाके क्या अगर उसमें कोई चीज़ बढ़िया है
तो उसको अपनी संविधान मिली थी। तो लेने से पहले ये नहीं कि डायरेक्ट ले लिया, उस पर फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में निष्कर्ष के आधार पर तब लिया था कि भाई इसको ऐसे संशोधित करके अपन ऐसे ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इनसे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उनसे सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। संकुचित दृष्टि छोड़कर। क्या यह संविधान उधार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार नहीं लिया गया हो? उधार नहीं लिया गया था, उनकी बात जो अच्छी ली गई थी वही ली गई थी। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान सभा वाद विवाद। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष का पद, उनकी भूमिका। कानून निर्माण की विधि आई समझ में? जब देख, एक सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। यह है ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर है कनाडा का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? कनाडा का संविधान से। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। निष्कर्ष, पहले जो रहा है न कुछ, उनको देख लेते हैं। क्या यह संविधान उधार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सकते जिसमें कहीं से कुछ भी उधार नहीं लिया गया हो? उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है।
भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का संघ होगा। भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। ठीक। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता। शक्तियों का और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी। अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभी राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ठीक। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा, है ना। अब उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रमुख बिंदु। यदि हम 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता? हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता? क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? अब है संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, संविधान सभा के तो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। ये राजेंद्र प्रसाद जी है, ये भीमराव अम्बेडकर जी है। जैसा मैंने महसूस किया, शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वस्थ होने के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में मैं जानता हूँ कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उनके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं।
यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई है? और कुछ नहीं है। है ना? निष्कर्ष। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी का परिणाम है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सकें जिसमें जनता द्वारा मानव आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोतों में ही दबकर रह गए, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त तथा काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक सजोए रखें। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब है प्रश्नावली। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। कार्य नहीं है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये सही है, ये सही है। गारंटी की बात नहीं है, सुरक्षा देता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। ये है गै है इसमें, ये नहीं है गै। बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। चल सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। नहीं, ये नहीं है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं। ये भी नहीं है, गलत है ये भी गलत है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये सही है। आदर्श तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये नहीं है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक। बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। गलत है। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं की संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी।
पता नहीं भाई इसका। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। नहीं, ये नहीं है, ये सही है। ना ये सही है, ये ऊपर का गलत है, नीचे का गलत है। भारतीय संविधान बारे निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। सही है। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। नहीं, उलटफेर किया जा सकता है। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। सही है। 2 उदाहरण दें। किस देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने उसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? संविधान के क्रियाकलाप में जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष लिए। हरवंश, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा। नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता, भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए संविधान असफल है। नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ है, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। राज्यसभा टीवी श्रृंखला संविधान, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी तथा गांधी, सरदार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी फिल्में देखें। सरदार, गांधी, सरदार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी फिल्म देखें एवं चर्चा करें। जिस संदर्भ में संविधान बनाया गया उसको समझने में ये दृश्य सिर्फ सामग्री मदद करेगी। ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और समय को जानने में भी आपकी मदद करेगी। ठीक, तो चलिए, ये पार्ट हो गया अपना पूरा है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।